अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। गवर्नर के इनकार, सदर मुमलकत के ताखिरी हरबों और 2 हफ्ते से जारी सियासी और कानूनी डेडलॉक के बाद बिल आखिर हमजा शहबाज ने वजीर आला पंजाब का हल्फ उठा लिया है, जिसके बाद वो पंजाब के 21वें वजीर आला बन गए हैं। साबिक वजीर आला उस्मान बुज़दार के 28 मार्च को इस्तीफे के बाद पंजाब 1 माह से हुकूमत के बगैर चल रहा था और इंतजामी मामला तातुल का शिकार थे। हमजा शहबाज 16 अप्रैल को 197 अरकान की हिमायत से नए वजीर आला मुंतखब हो गए थे, मगर 15 रोज तक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा हल्फ लेने से इनकार करते रहे, जबकि अदालती अहकामात के बावजूद सदर मुमलकत ने भी हल्फ लेने के लिए किसी और शख्स को नामजद नहीं किया, जिसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज की तीसरी दरख्वास्त पर कल फैसला सुनाते हुए स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ को हमजा शहबाज से हल्फ उठाने का हुक्म दिया। लाहौर हाईकोर्ट के फैसले पर हमजा शहबाज ने हल्फ तो उठा लिया, मगर दिलचस्प बात यह है कि आज हल्फ बर्दारी की तकरीब से पहले गवर्नर पंजाब ने उस्मान बुज़दार को और उनकी काबीना को अचानक बहाल करके हल्फ बर्दारी में दोबारा रुकावट डालने की कोशिश की। हल्फ बर्दारी से पहले बुज़दार काबीना का इजलास भी हुआ, जिस इजलास के बाद एलामिया जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि गवर्नर पंजाब के आईनी अहकामात की मौजूदगी में हमजा शहबाज का हल्फ मजीद आईनी बहरान पैदा करेगा। गवर्नर पंजाब का मौक़िफ़ है कि क्योंकि उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा अभी दुरुस्त तौर पर मंजूर नहीं हुआ है, इसलिए नए वज़ीर आला का इंतखाब नहीं हो सकता। मगर अहम बात यह है कि उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा मंजूर होने के बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने परवेज़ इलाही को वज़ारत आला के लिए नामज़द किया था। वज़ीर आला के इलेक्शन के दौरान उस्मान बुज़दार असेंबली में परवेज़ इलाही के साथ मौजूद थे, लेकिन उस वक्त ना उस्मान बुज़दार ने अपने इस्तीफ़े पर इशू उठाया, ना गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने कोई एतराज़ उठाया या उसे चैलेंज किया। और सवाल ये पैदा होता है कि अगर परवेज़ इलाही इंतखाबात जीत जाते, हमजा को हरा देते, तो क्या फिर भी गवर्नर उमर सरफराज चीमा यही तकनीकी एतराज़ उठाते कि उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा दुरुस्त तौर पर मंजूर नहीं हुआ है? हमजा शहबाज के हल्फ उठाने के बाद स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज़ इलाही ने सारी कार्रवाई को गैर कानूनी करार दिया है और कहा है कि जिस शख्स का इलेक्शन ही नहीं हुआ उसे वजीर आला कौन मानेगा। अहम बात यह है कि लाहौर हाईकोर्ट के सिंगल रुकनी बेंच ने कल हल्फ बर्दारी यकीनी बनाने का हुक्म दिया था, मगर आज सुबह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख्वाहिश थी कि यह फैसला हल्फ बर्दारी से पहले सुनाया जाए, मगर इस दौरान हमजा शहबाज ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया, जिसके बाद अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला से कहा कि अब तो हल्फ बर्दारी हो चुकी है, अब क्या किया जा सकता है। जिसके बाद लाहौर हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने लार्जर बेंच की सिफारिश करके मामला चीफ जस्टिस को भिजवा दिया है और अब इस केस की समाअत ईद के बाद होगी। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने हमजा शहबाज के हल्फ उठाने पर अदलिया को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि एक फरीक के लिए 24 घंटे अदालतें खुली हैं, दूसरे फरीक के लिए 24 घंटे बंद है। इससे माशरे में तकसीम बढ़ेगी। जिस तरीके से मामला चल रहे हैं, ये पाकिस्तान में तकसीम को बहुत बढ़ा रहे हैं और इसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर एक जो डिवीजन है सोसाइटी में वो बढ़ेगी। एक फरीक के लिए 24 घंटे अदालतें खुली हैं, दूसरे फरीक के लिए 24 घंटे अदालतें बंद हैं। ये जहाँ इंसाफ तकसीम हो जाता है, वहाँ पे फिर सोसाइटी और मुल्क तकसीम हो जाता है। जबकि दूसरी तरफ नून लीग आइन की पामाली, अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी और हल्फ बर्दारी में रुकावट को बुनियाद बनाकर गवर्नर पंजाब के खिलाफ भी आर्टिकल 6 की कार्रवाई शुरू करने की बात कर रही है। इन तमाम मामलों पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है काफ लीग के रहनुमा मोनिस इलाही ने। मोनिस साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। मोनिस साहब, पहले जो चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन है उसमें ताखीर हुई, लाहौर हाई कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा, फिर बिल आखिर 16 अप्रैल को चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन हुआ। हमजा शहबाज ने 197 वोट लिए, वो नौमुंतखब वजीर आला बन गए, लेकिन 15 दिन तक उनकी हल्फ बर्दारी नहीं हो सकी क्योंकि गवर्नर साहब ने हल्फ लेने से इनकार कर दिया, ना सदर पाकिस्तान ने किसी और को नॉमिनेट किया। बिल आखिर आज वो भी हो गया। इस सारे मामले में तज्ज़ियाकारों का भी ये कहना है, हर कोई ये सवाल कर रहा है कि फ़ायदा क्या हुआ है तहरीक इंसाफ को, काफ लीग को, जब पता था कि वोट हमजा ने ले लिए हैं, बिल आखिर ओथ हो ही जाएगा, वज़ीर आला बन जाएंगे हमजा शहबाज, तो इतना डिले करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और काफ लीग ने अपनी सियासी साख को नुकसान पहुंचाया है और 1 महीने तक ना कोई इंतजामिया थी, ना कोई गवर्नमेंट थी पंजाब में, तो नुकसान ही हुआ है। फ़ायदा क्या हासिल हुआ इससे? देखिए जी, पहले तो हम इलेक्शन पे आ जाएं। जो इलेक्शन वाले दिन हुआ है वो आप सबने देखा है। अब आपको पता है जो प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन होता है, ये होता है हाउस की डिवीजन से। तो उस दिन एक साइड जो नेज वाली साइड थी वहाँ हमजा साहब के लोगों ने जाना था और आयज वाली साइड पे परवेज साहब के लोगों ने जाना था।
आइज वाली साइड सारी की सारी पुलिस ने ब्लॉक की हुई थी, तो वहां जाना किसने था वोट डालने। फिर इनकी आप अकल ये देखें, इतनी अकल है नून लीग में कि इन्होंने जो रजिस्टर है उसके ऊपर खुद ही टिक करते गए हैं। मतलब इन्होंने इतनी तौफीक भी नहीं की कि असेंबली के स्टाफ से जबरदस्ती करवा लेते, इन्होंने खुद ही टिक करते करते पीटीआई की एक बंदा जो है एमपी है जी एहसन बरियार, उसको भी टिक कर दिया। वो ऊपर हमारे साथ बैठा हुआ था अलहदा, उसको भी उन्होंने टिक कर दिया। अपना एक बंदा है स्किप कर गए। तो मुझे तो इस पे भी शक है ये 197 भी हुए हैं या नहीं हुए। फिर अब आप ये देखें कि ये जब 197 का एक फिक्सुअल किस्म का नंबर देते हैं तो वो नंबर आता कहां से? उसमें एक बहुत बड़ा चंक है पीटीआई के लोगों का। तो अगर तो इनका अपना ही मैंडेट इतना बड़ा होता तो इनको क्या जरूरत थी लोटे बनाने? नहीं, ये तो फैक्ट बात है ना कि 26 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग थे जिन्होंने फ्लोर क्रॉस किया है, जिनके खिलाफ आप लोगों ने रेफरेंस भी दायर किया है आर्टिकल 63A के हवाले से। तो ये बात तो हकीकत है कि लोग वहां पर गए हैं। 25 लोग हैं। लेकिन मुनीर साहब मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि चाहे गवर्नर पंजाब हो या स्पीकर परवेज इलाही साहब हो, ये फैसला आखिर में उन्होंने तो नहीं करना ना। और अदालत भी यही कह रही थी कि इलेक्शन ठीक हुआ है या नहीं हुआ है, ये फैसला तो इलेक्शन कमीशन ने करना होगा या अदालतों ने करना होगा, लेकिन परवेज इलाही साहब ने या फिर गवर्नर साहब ने तो नहीं करना। जी, अदालत का हम बहुत एहतराम करते हैं, जजेस बड़े मोहतरम हैं सारे, लेकिन एक हैरत तो होती है कि जब शरीफ साहिबान को, शरीफ ब्रदर्स को कोई फायदा होना हो तो रात के टाइम अदालतें लग जाती हैं। जब उनके अपने केसेस हों या उनके खिलाफ कोई चीज आ रही हो तो कई साल डेट ही नहीं आती, फैसले ही नहीं होते और आगे चलता रहता है काम। तो ये एक फिक्र की बात तो है। लेकिन मुनीर साहब यहाँ पे तो आइन और कानून का मामला नहीं था, पहले इलेक्शंस होने थे, क्योंकि अगर कोई वजीर आला इस्तीफा देता है अगले दिन इलेक्शंस होने हैं, अगर इलेक्शंस नहीं हो रहे तो जाहिर सी बात है आप अदालतों का रुख करेंगे। लॉजिक यही कहती है, अदालत भी यही फैसला करेगी आइन के मुताबिक कि इलेक्शन फौरी होना है। क्या हुआ है पूरी दुनिया में, पार्लियामेंट में काफी दफा लड़ाइयां होती हैं, ताइवान में होती है, जापान में होती है, जो बाहर के मुल्कों के एग्जाम्पल्स देते हैं, हमेशा आपने देखा होगा थ्रू आउट हिस्ट्री हमेशा होती है। पर कभी भी पार्लियामेंट के अंदर बाहर से पुलिस नहीं आती, उनकी अपनी सिक्योरिटी होती है। तो इस बारी पुलिस बुला के, अब देखिए एक कैंडिडेट है जहां पे उसके अपने वोटर्स ने इकट्ठा होना है, वो आप पूरे का पूरा एरिया ही ब्लॉक कर दें, वहां पे सारी आप पंजाब पुलिस ला के खड़ी कर दो कि आप अंदर ही नहीं जा सकते हो, तो वोटिंग आपने कैसे करानी है? फिर तो आप धक्के से जितने मर्जी गिन लो। 197 की बजाय ये 597 कर लेते, हालांकि हाउस 371 का है, पर ये 597 भी कर लेते तो किसने क्या जवाब देना था उसका? लेकिन ये तो हकीकत है ना मोनी साहब के नंबर तो थे, जब वो होटल में रखा गया था उनको तब भी वो 200 के करीब नंबर था, जब एक होटल में वोटिंग हुई तब भी 200 के करीब था। इतने नहीं थे नंबर, इतने बिल्कुल नहीं थे जितने ये क्लेम करते हैं। बट आप जो असल जो इंपॉर्टेंट चीज है ना वो ये है कि नंबर किसके, नंबर इनके तो नहीं है, ये मैंडेट है इमरान खान साहब का जिसको ये यूटिलाइज कर रहे हैं। तो मुझे हैरत इस चीज की भी होती है कि इस पे कोई बंदा बात नहीं करता कि हम बेसिकली, अब आप थोड़ा बैकग्राउंड में जाए ना, शरीफों का ये पुराना तरीकेकार है। अब 2008 का जब इलेक्शन हुआ, काफ लीग में उन्होंने लोटे बनाए, तो इनका ये पुराना एक सिस्टम बना आ रहा है। इनको अब दोबारा वही मौका मिला तो इस बार इन्होंने पुलिस को भी इस्तेमाल किया। और इंतजामिया की जो आप बात करते हैं कि इतनी देर से पंजाब गवर्नमेंट जो है ये फंक्शन नहीं कर रही थी, कैसे फंक्शन नहीं कर रही थी? सारी की सारी इंतजामिया तो वही लगी हुई जो पहले वाली है। और ये जिस दिन ये इलेक्शन होना था, इलेक्शन से कुछ दिन पहले से ही सारी की सारी इंतजामिया जाके मॉडल टाउन से ऑर्डर देना शुरू कर दिए थे ना। हाँ, लेकिन मोनी साहब जो आप कह रहे हैं कि इस पर कोई बात नहीं करता, बिल्कुल इसका जो इखलाकी पहलू है उस पर सब बात करते हैं कि मैंडेट उनका नहीं था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था, लोगों ने फ्लोर क्रॉस किया, दूसरी साइड पे चले गए। अब जो इसका लीगल पहलू है जिसमें आप खुद रेफरेंस लेकर गए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, तो वहां पे इसका फैसला हो जाएगा। वो जो मुनर्रिफ हैं हो सकता है कि वो डीसीट भी हो जाए, तो जो कानूनी पहलू है वो भी किक इन कर जाएगा। लेकिन इजाजत तो है ना इसकी कि फ्लोर क्रॉस करके वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में या फिर चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन के लिए वोट कर सकता है वो शख्स। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे करेक्ट करता हूँ, ये अब बहस नहीं है कि वो होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने 63A की खिलाफवर्जी की है। तो इस पे तो अब बहस बिल्कुल नहीं है कि ये होंगे या नहीं होंगे। अब बहस सिर्फ ये है कि आया ये इस टर्म के लिए होते हैं, 5 साल के लिए होते हैं या फॉर लाइफ होते हैं। हाँ बिल्कुल, और सुप्रीम कोर्ट में वो मामला भी मौजूद है, डी सीट अगर होंगे तो लाइफ टाइम होंगे या फिर। अब नून लीग की कोशिश क्या है? उनकी अब कोशिश ये है कि इसको हम किसी तरीके से डिले करें ताकि हम पहले अपना बजट गुजारे, उसके बाद ये हम साल एक जो कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि असल मसला नून लीग का ये है कि ये भाग रहे हैं इलेक्शन से। थ्रू आउट आपने भी सुना इनको 3-3.5 साल चीखे मारते हुए सिलेक्टेड और कहते रहे कि जी इलेक्शन कराओ, हम इस पिछले इलेक्शन को नहीं मानते 2018 वाले के। तो अब जब इलेक्शन की बारी आई है तो इलेक्शन से भाग गए।
तो मोने साहब, आपको लगता है कि बजट के लिए ये कर रहे हैं? क्योंकि वैसे जो कानून है मुनव्वर अरकान को डीसीट करने का मैक्सिमम टाइम जो इलेक्शन कमीशन पूरा जो प्रोसेस है वो 1 महीने का है, आपको नहीं लगता कि उससे पहले इलेक्शन कमीशन जो है उनको डीसीट कर देगा? मुझे पूरी उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन ऐसे करेगा, लेकिन अब आप देखें ना इलेक्शन कमीशन में क्या हुआ है। इलेक्शन कमीशन में 2 रिक्वेस्ट गई पीटीआई की तरफ से, एक गई है एमएनएस की, एक गई एमपीएस की। एमएनएस ने एक्चुअली वहां पे वोट फिजिकली कास्ट नहीं किया जी, पार्टी की इंस्ट्रक्शंस के खिलाफ, ठीक है। उन्होंने लोटे जरूर हुए हैं वहां पे लोग, लेकिन उन्होंने कास्ट नहीं किया। कास्ट जहां पे किया उसकी डेट आगे की दे दी है ताकि यहाँ पे टाइम ज्यादा मिल जाए, और जिन्होंने कास्ट ही नहीं किया उनको पहले बुला लिया नोटिस देके। तो ये जो एक चीज बड़ी विजिबल आ गई है, और इसीलिए अवाम में भी, पीटीआई के वोटर्स में, हमारी जमात में, हर जगह पे जो फिक्र है वो यही है कि इंसाफ की हमें उम्मीद है, कोशिश भी है, दुआ भी है कि मिले, बट अभी तक जो हालात नजर आ रहे हैं मुझे नजर नहीं आ रहा कि ये चीजें जा नहीं उस समय। तो आपको लगता है कि डेलिबरेटली इलेक्शन कमीशन ने ये किया है कि जो लोग मुनर्फिन थे, यानी कि जिन्होंने वोट भी दिया, जो एमपीएस थे, उनका केस बाद में सुना जा रहा है, और एमएनए जिन्होंने वोट नहीं दिया वो पहले सुना जा रहा है? मैं डिलिबरेटली नहीं कह रहा, लेकिन हकाइक आपके सामने। अब आप देखें ना, एक बंदा है जिसने एक ऑफेंस कमिट किया, उसको वो कह रहे हैं बेटा कोई बात नहीं, आपको हम बाद में बुलाएंगे, और जिसने अभी तक नहीं की उसको पहले बुला के उसको वहां पे फंसा रहे हैं चीज को। अच्छा मोने साहब, दूसरा आप 2 मरतबा ये कह चुके हैं कि पुलिस वहां पर आई अंदर, लेकिन देखिए ये तो सबने देखा ना कि जो पहला हमला हुआ डिप्टी स्पीकर पे, वो तो आप लोगों के लोग थे, वो तो ट्रेजरी बेंचेस के लोग थे, उन्होंने पहले, मैं अगर मुकम्मल करूं सवाल, वो हमला हुआ, उसके बाद माहौल बिगड़ा, फिर परवेज इलाही साहब की फुटेजेस है कि वो लोगों को अंदर कर रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि वो जो स्टाफ था जो आप लोगों ने भर्ती किया गया था या बुलाया था उस वक्त, वो भी गुजरात से था, तो वो इल्जाम तो परवेज इलाही साहब पे लग रहा है सारा। अच्छा, इसमें यह है जी कि जो डिप्टी स्पीकर साहब हैं ये अब बेसिकली हो गए हैं लोटा। आज आपने फुटेज भी देख ली होगी, हमजा शहबाज साहब को रिसीव कर रहे हैं वो। बहरहाल इशू सारे का सारा ये हुआ है उस दिन वहां पे कि जो सिक्योरिटी परवेज साहब अंदर लेके आ रहे हैं वो पंजाब असेंबली की सिक्योरिटी है, क्योंकि वो स्पीकर तो हैं, तो वो उनको कह रहे थे आगे जाके जो लड़ाई हो रही है इसको बंद कराओ, वो उनको अंदर कर रहे थे। अब आप एक काम करें, उस दिन के असेंबली के पासेस मंगवा लें, क्योंकि उस दिन के लिए मोहतरम अदालत ने पूरी की पूरी असेंबली हवाले कर दी थी डिप्टी स्पीकर के। वो एक अलग सवाल है कि भाई इसके हवाले कर दी, और उस बंदे ने 250-300 बंदा पीएमएलएन का अंदर किया, अपने अलहदा किए हैं, और हमें उन्होंने कहा जी आप 10 बंदे बुला सकते हैं, गेस्ट जो है, विजिटर्स, ठीक है। अब जब उनके बंदे आए उन्होंने छलांगे भी मारी हैं, वो असेंबली के हॉल के अंदर भी आए हैं, सारी हरकतें उन्होंने की हैं, और ये फैक्चुअल है क्योंकि उन सबके शनाख्ती कार्ड है वहां लिखे हुए, उनके नाम लिखे हुए, वो लिस्ट बनी हुई है। मैं अगर जनाब कहेंगे, जनाब से मैं असेंबली से रिक्वेस्ट करके लिस्ट मंगवा के जनाब से शेयर कर लूंगा। नहीं बिल्कुल वो शेयर कीजिएगा, लेकिन जिस वक्त ये हंगामा आराई हो रही थी, परवेज इलाही साहब तो अंगूठा दिखा रहे थे, वो तो खुश हो रहे थे कि लूटे उछाले जा रहे हैं, मारपीट हो रही है, वो क्या था मामला? अंगूठे के बारे में मेरी टू बी ऑनेस्ट मेरी परवेज साहब से बात नहीं हुई, उसका मैं आपको जरूर जवाब लेके बता दूंगा कि क्या अंगूठों की क्या वजह थी। वैसे चैनल पे हमारे बात करते हुए उन्होंने कहा था मैं अंगूठा दिखा के रोकने की कोशिश कर रहा था उनको। इस चीज को मैंने देखा है, और जो मेरी बाद में वहां असेंबली के लोगों से भी डिस्कशन हुई है, एमपीएस से भी हुई है, जिन लोगों को वो अंदर कह रहे हैं कि इशारा कर रहे हैं कि आगे हो, वो सिक्योरिटी थी वहां की कि आप अंदर आओ, आके रोको इस लड़ाई को। अच्छा। और जो पंजाब पुलिस है वहां पे, वो क्या कर रही है, वो वहां पे खड़ी होके जो आइज वाली साइड है उसको ब्लॉक करके खड़ी है कि यार गलती से कोई परवेज इलाही को वोट ना डालना। नहीं तो वरना आपको लगता है कि अगर ये नहीं होता, आइज वाली साइड अपनी होती, तो आपको वोट पड़ जाते? मुझे एक चीज बताएं, चले मैं आपको आर्गुमेंट से मैं आपकी बहस आगे लेके चलता हूँ। परवेज इलाही को एक वोट तो परवेज इलाही का पढ़ना था या वो भी नहीं पढ़ना था? तो आप लोग बाइकआउट करके चले गए थे ना? मेरी बात सुने ना, वो परवेज इलाही अपना वोट कहाँ डालता, मुझे बताया ना। अगर जहां पे उसने वोट डालना है, मैंने जिस तरह आपको पहले बताया ना जी कि हाउस की डिवीजन होती है प्राइम मिनिस्टर सीएम के इलेक्शन में, तो हाउस की डिवीजन में जब दरवाजा ही एक खुला हुआ है जहां पे हमजा साहब को वोट डालने हैं, और वहां पे वो इतनी पुरजोशी से कर रहे हैं कि वो पीटीआई के जो बंदे जो लेकिन मोने साहब ये ठीक, वो भी टिक कर ही जा रहे हैं। ठीक है मोने साहब, लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, ये आपको तो इल्म है ना कि लोग आपके पास नहीं थे, लोग जा चुके थे, तो मैं ये कह रहा हूं अगर वोटिंग फेयर एंड स्क्वायर होती तब भी हमजा शहबाज जीत जाते ना इलेक्शन। जो मैंडेट इमरान खान साहब का है वो कैसे चला गया, कहां चला गया? ये तो देखे ना, जब आप ये बात करते हैं कि भाई लोग चले गए, तो आप बेसिकली इनकरेज कर रहे हैं कि यार ये कोई लोटा हो जाए तो कर रहे हैं। देखिए ये तो एक सजा का तयन किया हुआ है ना कि जो शख्स अपनी पार्टी लाइन के खिलाफ जाके चीफ मिनिस्टर को वोट देगा वो 63A के तहत डीसीट हो सकता है। अब उसने दे दिया ना वोट, तो अब देखते हैं कानून, आइन और सारी चीजें किधर जाती है। सही, अब कानून का हरकत आना चाहिए। थोड़ा सा आगे आ जाए, 16 तारीख को इलेक्शन हो गया, 16 तारीख को इलेक्शन हो गया। उस्मान बुज़दार के हवाले से आज जो गवर्नर साहब ने किया
कि उस्मान बुज़दार साहब को बहाल कर दिया, उनकी कैबिनेट बहाल कर दी, उन्होंने इजलास बुला लिया, इसकी क्या मंतक है? ये तो इस्तीफा हो चुका था मंजूर, इसीलिए ये इलेक्शन हो रहा था ना, जिसके लिए आप भी जद्दोजहद कर रहे थे। परवेज इलाही साहब ने पूरे सेशन में आई, उनको मारपीट भी हुई यहाँ पे उनके साथ, इस्तीफा मंजूर हो गया था, इसलिए वो अमल हो रहा था ना सारा। गवर्नर साहब जो है जी बहुत सियाने आदमी हैं और बड़े लॉयल हैं अपनी जमात के साथ जी। इसका बेहतर जो है जवाब वो गवर्नर साहब भी आपको दे सकते हैं। नहीं, उनसे तो हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने माजरत कर ली थी प्रोग्राम पर आने से, बट आपको लगता है कि ये अमल ठीक था क्योंकि उस्मान बुज़दार का चीफ मिनिस्टर एक्सेप्ट हुआ था, तभी परवेज इलाही साहब कैंडिडेट बने थे ना? गवर्नर साहब को मैं जितना जानता हूँ वो कोई गैर कानूनी या गैर आईनी काम कभी भी नहीं करेंगे और किसी के कहने पे भी नहीं करेंगे। अच्छा, एक मफरूजा है मोनिस इलाही साहब, अगर वो इलेक्शन परवेज इलाही साहब जैसे कि आप कह रहे हैं जीत जाते लेट्स सपोज, तो फिर भी गवर्नर साहब लॉयल्टी दिखाते और ये कहते कि नहीं, परवेज इलाही का इलेक्शन ही गलत हुआ है, उस्मान बुज़दार का इस्तीफा गलत था और उस्मान बुज़दार को रीइंस्टेट किया जाए, ऐसा होता क्या फिर? सिद्धार्थ भैया अगर मगर पे तो मैं बात नहीं कर सकता, वो जो जवाब है वो गवर्नर साहब से आप ले लें। लेकिन मोनिस साहब लग यही रहा है ना वाज़े तौर पे क्योंकि परवेज इलाही साहब इलेक्शन हार गए, इसलिए वो हल्फ भी नहीं लेते, तो उन्होंने सोचा कि अब उस्मान बुज़दार को बहाल करने की कोशिश करते हैं, बट इन दी एंड इसका फायदा तो नहीं होना था, ये हो तो नहीं सकता ना। देखिए जी, जो सबसे वाज़ेह चीज़ है ना, वो अब आप फुटेज दोबारा देखें, जो सबसे वाज़ेह चीज़ है कि अगर पीटीआई या पीएमएलक्यू जो है ये वोट डालना चाहती तो ये वोट डाल ही नहीं सकते थे, ये सबसे वाज़ेह। और इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ चीफ सेक्रेटरी और आईजी पे आती है, जिन्होंने धक्के से ये सारा काम कराया है। और पार्लियामेंट की हिस्ट्री में कभी ऐसे नहीं हुआ। लड़ाइयाँ होती हैं पार्लियामेंट में, हमेशा से होती हैं। ये 1990 में जब सारी मुस्लिम लीग एक ही होती थी, तब ये नहीं शरीफों के कहने पे वजाद साहब ने वहां पे, इनको मौका नहीं मिल रहा था शरीफ साहबान को बात करने का, तो वजाद साहब ने वहां पे काफी दौर लगाया था और कोशिश की थी कि भाई इनको मौका दो, तो तब भी लड़ाई होगी थी। खैर, ये जो ओथ का डिले होना है, इलेक्शन का डिले होना है, शरीफों का मसला ये है कि जब लड़ाई इनके हक में हो तो ठीक है, अगर इनके खिलाफ हो तो हो लड़ाई होगी, लड़ाई होगी, लड़ाई होगी। सही, लेकिन ये भी तारीख में पहली दफा देखा है कि ओथ भी लेट हुआ है। गुजरात के लोग इनको तब पसंद है जब इनके साथ हो, और गुजरात वाले नापसंद हो जाते हैं जैसे इनके खिलाफ हो। इस फैसले पे आपको कोई रिग्रेट है कि इमरान खान के साथ जाने का फैसला किया, और परवेज इलाही अगर नून लीग का इंतखाब कर लेते तो आज चीफ मिनिस्टर होते? ये अगर आज ऑप्शन होना कि हमारे पास कि ये फैसला किसके साथ जाना है, तो जितना जोर मैंने शुजात साहब और परवेज साहब को पहले मनाने में लगाया, उससे मैं 10 गुना ज्यादा लगाऊं कि जी इमरान खान के साथ ही हमने रहना है। अच्छा, बिल्कुल। यानी कि ये नतीजा देखकर भी कि परवेज इलाही के हाथ कुछ नहीं आया, वो चीफ मिनिस्टर भी नहीं बने, शायद स्पीकर भी ना रहे। ये क्या चीज है? ये क्या चीज है चीफ मिनिस्ट्री? ये कुछ चीजें चीफ मिनिस्ट्री के और प्राइम मिनिस्ट्री के लालचे और ये जो चार्म्स हैं, ये इनको शरीफों को जरूरत है, क्योंकि ये इसके बगैर रह नहीं सकते, क्योंकि इनको पता है इसके बगैर इन्होंने जेलों में जाना है या इन्होंने बाहर भाग जाना है। पाकिस्तान में तो ये रह नहीं सकते। लेकिन मोनिस इलाही साहब, चाहे हमजा शहबाज हो या कोई और हो, वो सब यही कहते थे कि जब भी हम मुलाकात करते थे काफ लीग से, उनकी स्ट्रेट अवे एक डिमांड होती थी, चीफ मिनिस्टर बनाओगे तो तुम्हारे साथ आएंगे। आप कह रहे हैं कि मैटर नहीं करता चीफ मिनिस्टर होना। अब आप देखें, जो उस दिन राणा साहब आए हैं, राणा साहब ने आके बात की, आप किसी से निगोशिएशन करने जा रहे हो, तो अब हमारे साथ कोई निगोशिएशन करने आएगा तो ये उसकी भूल है कि वो ऊपर से शुरू होगा। वो बात शुरू करते हैं कि हम आपको एक सीट दे देंगे, तो मैंने कहा बंदा घर आया हुआ है, आपको एक वो भी एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट भी देना पड़ता है। तो उनको मैंने कहा जी कि हम बात अगर आपने शुरू करनी है तो आप यहाँ से शुरू करें, बाकी फिर आप सारा कुछ सामने रखें, हम फिर आपस में डिस्कस करेंगे। और हमने आपस में डिस्कस किया है, शुजात साहब ने, पार्टी ने। फिर जिस दिन फैसला हुए उससे एक रात पहले शुजात साहब, मैं, परवेज साहब, हम काफी देर बैठे रहे, हम पूरी डिस्कशन करते रहे। मैं उनको याद कराता रहा हूँ कि आपने मुझे खुद बताया था कि हमारी ग्राउंड में बैठ के मियां नवाज शरीफ साहब ने वादा किया था और कि परवेज साहब को ये सीएम बनाएंगे। जैसे ही इलेक्शन हुआ है, इनका मैंडेट आया है, तो बड़े मियां साहब मरहूम ने बुलाया घर, और घर बुला के उन्होंने कहा कि जी देखे चोई साहब, शुजात साहब को कहा जी देखें शहबाज भी मेरा पुत्र है, परवेज भी मेरा पुत्र है, तो वो बन जाए कोई गल है। इस तरह थोड़ी होता है। मोने साहब, आप बार बार चौधरी शुजात साहब का भी नाम ले रहे हैं। चौधरी शुजात साहब का पिछले दिनों एक बयान आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि सालिक अगर गया है दूसरी तरफ तो वो मेरी मर्जी से गया है। तो आपने कैसे कन्विंस कर लिया था चौधरी शुजात साहब को? वो एक एडिटेड बयान था, वो एक शरारती एलिमेंट है, अनफॉर्चुनेटली हमारा अजीज ही है, उसने ये एडिट करके बयान चलाया था। क्योंकि उसके बाद ही शुजात साहब ने मुझे बताया, यार मैं तो गल की थी नहीं पूरी, मेरी पूरी बात तो फर्क थी। तो अब शुजात साहब का लेवल ये है कि वो हमारे बुजुर्ग हैं, तो शुजात साहब फाइनल अथॉरिटी होते हैं, उनकी मर्जी के बगैर मैं कोई काम नहीं करता। तो चौधरी शुजात साहब ने आपको कह दिया ठीक है आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ रहें, और अपने बेटे सालिक को कह दिया कि आप रहे नून लीग के साथ? शुजात साहब ने ऐसी कोई बात नहीं की। देखिए, अब हालात ये हो गए हैं ना जी कि टाइम के साथ चीजें चेंज हो गई हैं,
फैमिलीज ग्रो करती हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाता है, हर घर में होता है। जी जी, सिर्फ हमारे घर में नहीं, हर घर में होता है, आपके घर में भी हर जगह होता है ये कि एक बच्चा है, उसकी सोच है। अब हमारी तो कोशिश ये है कि अगर कोई बच्चा कोई गलत स्टेप ले तो उसको रोकें और फिर उसको कन्विंस करें कि यार ये हमारे पूरी फैमिली के और आपके अपने इंटरेस्ट में भी नहीं है। तो वो इंशाल्लाह आप देखेंगे अनकरीब। तो वो बच्चा जिसने गलत स्टेप ले लिया वो सालिक साहब है? नहीं, वो सालिक साहब नहीं है, वो है एक और नॉटी किस्म का बच्चा है जो एसोसिएटेड हमारी फैमिली से, जिसकी सारी शरारत है। अच्छा, चीमा साहब तो नहीं है वो बच्चा, तारिक चीमा साहब? चीमा साहब तो बुजुर्ग हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे साथी हैं। चीमा साहब तो हीरा आदमी। अच्छा, तो मतलब वैसे रिश्तेदारी आपकी सालिक साहब से वैसी है, आप कह रहे हैं कि हीरा आदमी है, वो भी आपके साथी तारिक साहब, लेकिन उन्होंने सियासी फैसला अलग कर लिया है फॉर द टाइम बीइंग। पर ये इंशाल्लाह आप देखेंगे आगे जाके ये ठीक हो जाएगा। फॉर द टाइम बीइंग आपको लगता है कि ये आ जाएंगे आपकी साइड पे दोबारा? इंशाल्लाह बिल्कुल आएंगे दोनों, तारिक चीमा साहब भी और सालिक भी? बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला दोनों आएंगे। अच्छा, फिलहाल तो वो वजीर आजम के साथ उमरा करने भी गए हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि एक इंटरव्यू में जरदारी साहब ने ये वैसे कहा था कि बच्चे ने गलत फैसला कर लिया, बच्चे ने फंसा दिया परवेज इलाही साहब को, आपकी तरफ इशारा था। अच्छा, पता नहीं किस बच्चे की तरफ इशारा था, उन्होंने मेरा नाम नहीं लिया। जरदारी साहब की देखिए जी बहुत इज्जत है, हमारा बड़ा अच्छा टाइम गुजरा जरदारी साहब के साथ। और उन्होंने जब हम इत्तेहाद में थे, मेरे ख्याल इस तरह का इत्तेहाद मैंने तो कभी ना देखा है ना सुना है। और जहाँ तक बिलावल साहब की बात है, उनका तो वैसे ही बड़ा अच्छा रवैया रहा है। जब मैं अभी वसाइल का मिनिस्टर था तो एक इशू था हमें सिंध गवर्नमेंट के साथ, तो बिकॉज पीटीआई और पीपल्स पार्टी की आपस में कोई बातचीत भी नहीं थी, तो मैंने अप्रोच किया बिलावल साहब को कि जी ये एक इशू है। उन्होंने फौरन सीएम सिंध को कहा कि जी इसको आप डिस्कस करें और देखें इसका कोई हल निकालें। तो वो अपनी मुखालफतों से निकल के भी पीपल्स पार्टी, जहाँ मुल्क की बात आती है वहां पे वो बात सुनने करने के लिए तैयार है। सही, दो तीन क्विक क्वेश्चंस मोनिस इलाही साहब। एक तो ये कि क्या जैसे आप लोगों ने पीटीआई ने वफाक से इस्तीफा दे दिया, क्या पंजाब से भी इस्तीफा देने का इम्कान है? ये देखें जी, ये पीटीआई ने फैसला करना है, खान साहब ने फैसला करना है। ज़ाहिर है हम उनके इत्तेहादी हैं, तो अब हम सब उसी वोट पे सवार है। तो जो फैसला होगा इंशाल्लाह वो हम उनके साथ चलेंगे, उनके साथ चलेंगे आप। और फेडरल में, नेशनल असेंबली में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कौन बनने जा रहा है? उसमें जी हमने जो है नॉमिनेट तो गौस बख्श मेहर साहब को किया। गौस बख्श मेहर साहब से हमारा पुराना ताल्लुक है, उन्होंने कहा था कि जी वो इंटरेस्टेड भी थे, तो उन्होंने जब अप्रोच किया तो शुजात साहब का भी यही फैसला था, परवेज साहब का भी यही था कि हम उनको सपोर्ट करेंगे। अब आप देखें ना, नेशनल असेंबली में ये क्या कर रहे हैं, जो वहाँ पे लोटे हैं, इनका दिल है कि उनको बना दें लीडर ऑफ द अपोजिशन। ताकि क्यों बना दें? ताकि नैब के चेयरमैन, इलेक्शन कमीशन, पूरी की पूरी कहानी जो है ना वो सारी अपने हाथ में रखें। हुकूमत भी करें, ऑपोजिशन भी करे और दबा के करें, जो ये हमेशा शरीफ बरादरान करें। मैंने कुछ ट्वीट्स इस हवाले से देखे थे, लेकिन एक तो बहुत ही गैर अखलाकी फैसला होगा अगर कोई भी शख्स हो, बीच में नूर आलम साहब का नाम चला था, वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनना चाहते हैं या पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन बनना चाहते हैं। बहुत ही एक तो गैर अखलाकी होगा और आई एम श्योर कानूनी तौर पर भी उसको देखा जाएगा कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है जब क्लियरली उन्होंने साइड बदल ली है। इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च का फैसला किया है, मई के आखिर में वो कह रहे हैं कि लॉन्ग मार्च होगा, 20 लाख लोग वो कह रहे हैं कि साथ होंगे मेरे। काफी शिरकत करेगी, आप शिरकत करेंगे, साथी होंगे उनके? जी इंशाल्लाह बिल्कुल, अब उनके साथ है, मैंने आपको बताया हम बिल्कुल हर चीज में उनके साथ हैं इंशाल्लाह। ये जो उनकी थ्योरी है अमरीकी मदाखलत वाली, इसमें भी आप उनके साथ हैं? आपके ख्याल में उनका मौक़िफ़ दुरुस्त है? मैं क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैंने देखे नहीं, तो वो जाहिर है खान साहब ने देखे हैं, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने वो चीज़ें देखी हैं, वो उनके रेलेवेंट है, मेरे रेलेवेंट नहीं थी, तो मुझे डिटेल्स का इतना नहीं पता। और टू बी ऑनेस्ट अगर मुझे पता भी होता तो मैं टीवी पे आके वो चीज़ें डिस्कस न करूं। अच्छा, लेकिन वो तो पब्लिकली कह रहे हैं ना कि साजिश हुई है और डॉक्यूमेंट में ये सब कुछ लिखा हुआ है, तो फिर आप क्यों ना डिस्कस करते पब्लिकली? अगर खान साहब कह रहे हैं तो फिर ऐसे ही होगा। अच्छा, आज परवेज इलाही साहब ने एक इंटरव्यू दिया है और उसमें उन्होंने कहा है कि जो DGISI की अपॉइंटमेंट का मामला था वो असल इशू बना था। उनकी एडवाइस भी ये थी कि ये ना करें, ये मसला बनेगा। वो समझते हैं ये वजह है असल इमरान खान के जो एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुकात खराब हुए हैं। आप मुत्तफिक है इस बात से? नहीं, उन्होंने ये आज की बात मैं सुना देता हूं, आप सुन लीजिए फिर इस पर जवाब दीजिएगा। जी मोने साहब, ये परवेज इलाही साहब का आज का इंटरव्यू था। इससे पहले फवाद चौधरी भी कह चुके हैं कि एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुकात बेहतर होते तो आज हम हुकूमत में होते। मुझे वैसे डिटेल्स का नहीं पता, बिकॉज ये चीजें थोड़ी सी मेरे पे ग्रेड से ऊपर है, बट मैं वाले साहब से पूछ के जनाब को इसका जवाब जरूर दूँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मोनिस इलाही साहब, आपने हमें वक्त दिया, थैंक यू वेरी मच। मोनिस इलाही साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, उसके बाद मजीद बात करेंगे। इसके बाद
वेलकम बैक नाज़रीन। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने आज ये वीडियो पैगाम में कहा है कि मई के आखिरी हफ्ते में कॉल देंगे लॉन्ग मार्च के हवाले से। उन्होंने अपील की है कि कौम निकले क्योंकि उनकी हुकूमत के खिलाफ साजिश हुई, और उन्होंने कहा इस तहरीक का आगाज़ चांद रात से होगा। चांद रात के दिन भी उन्होंने कहा है अपने लोगों को कि वो बाहर निकले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा लेकर। इस पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हामिद मीर साहब ने। हामिद मीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। पहले सुनवा देते हैं कि आज इमरान खान साहब ने क्या कहा है, इसके बाद आपसे इस इशू पर बात करेंगे। जी, जो हमारा फैसला आज हुआ वो ये कि मई के आखिरी हफ्ते में हम ये कॉल देने लगे हैं। इसलिए कॉल दे रहे हैं कि हमारे मुल्क की तौहीन की गई है। एक बैरून मुल्क साजिश के तहत पाकिस्तान के करप्ट तरीन लोगों को मुल्क पर मुसल्लत किया गया, और हमारी तैयारी का आगाज़ होगा चांद रात। नौजवानों को ख़ास तौर पे कहना चाहता हूँ कि आपने निकलना है चांद रात पे, झंडे पकड़ के निकलना है। सारी दुनिया को आपने बताना है कि पाकिस्तान एक जिंदा कौम है। एक अवाम का समुंदर इस्लामाबाद में आएगा, तो झंडे पकड़ के निकलना है। जी, हामिद भी साहब कह रहे हैं मई के आखिरी हफ्ते में कॉल देंगे, यानी कि पक्का आखिरी हफ्ते में लॉन्ग मार्च होगा, या आखिरी हफ्ते में लॉन्ग मार्च की कोई तारीख दी जाएगी? थोड़ा सी कंफ्यूजन है मेरे ख्याल से इस हवाले से। ये जो आपने मुझे अनाउंसमेंट सुनवाई है, इसके दो हिस्से हैं। पहला है कि नौजवान जो है वो चांद रात को निकलें और पूरी दुनिया को बता दें कि पाकिस्तानी एक जिंदा कौम है। तो चांद रात को तो लोग जो है वो ईद की शॉपिंग के लिए निकलते हैं और ऑलरेडी सड़कों पे बहुत रश होता है। तो चांद रात के दिन अगर वो पीटीआई के झंडे नौजवानों के हाथों में पकड़ाना चाहते हैं तो इस पर बहुत से सवालात पैदा हो जाएंगे कि शायद जो ईद का रश है इमरान खान साहब उसको अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन ये जो उन्होंने मई के आखिर में इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का जिक्र किया, तारीख उन्होंने नहीं बताई कि तारीख क्या होगी। तो इसके बहुत से पहलू हो सकते हैं। एक पहलू ये भी हो सकता है कि शायद ये उनका एक प्रेशर टैक्टिक है, हो सकता है अभी उन्होंने डेट अनाउंस करनी हो। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये इमरान खान का एक हक है, सियासी और आईनी हक है कि अगर वो इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। इससे पहले उन्होंने 2014 में भी किया था, और फिर जब वो हुकूमत में आए थे 2018 में, तो उन्होंने कहा जो भी इस्लामाबाद की तरफ आएगा हमें उसको वेलकम कहेंगे। लेकिन जब भी किसी ने इस्लामाबाद की तरफ आने की कोशिश की, ख्वाह वो मौलाना फजलुर रहमान थे या बिलावल साहब थे, तो इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद को कंटेनरों से भर दिया। अब जब से शहबाज शरीफ साहब हुकूमत में आए हैं, तो जब भी इमरान खान साहब कोई कॉल देते हैं या इस्लामाबाद में मुजाहरे का ऐलान करते हैं, तो शहबाज शरीफ भी इस्लामाबाद को कंटेनरों से भर देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ भी वही कुछ करेंगे इमरान खान के लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए, जो पहले इमरान खान साहब उस वक्त की ऑपोजिशन को रोकने के लिए करते थे। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये उनका एक हक है, और ये एक चैलेंज होगा शहबाज शरीफ साहब के लिए। और ये इस लिहाज से भी बड़ा अहम है कि शहबाज शरीफ साहब ने मई के महीने में एंड में या जून में जाके उन्होंने एक बजट भी देना है, और इमरान खान साहब को पता है कि जो बजट होगा जाहिर बात है वो IMF की शराइत के मुताबिक ही बनाया जाएगा। तो वो बड़े खुशकिस्मत है इमरान खान साहब कि बजट वो नहीं बना रहे बल्कि शहबाज शरीफ साहब बना रहे हैं। और जाहिर बात है बजट जो है वो अगर सख्त हुआ और उसमें इमरान खान साहब जो हैं उनको कोई उम्मीद की किरण नजर आ रही है शहबाज शरीफ के बजट में कि शायद इसमें बहुत टैक्स लगेंगे, महंगाई का एक तूफान आ जाएगा, पेट्रोल महंगा हो जाएगा, तो जाहिर बात है उसको इमरान खान इस्तेमाल करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि पोजीशन बदल गई है और शहबाज शरीफ साहब के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा इमरान खान का लॉन्ग मार्च। और मीर साहब ये बताइएगा, जो सारा प्रेशर एक्सर्ट कर रही है तहरीक इंसाफ और इमरान खान, वो इलेक्शंस के लिए है, लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान साहब ये कह चुके हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर एतमाद नहीं है, वो इस्तीफा दें। फवाद चौधरी साहब ऑलरेडी ये कह चुके हैं कि एस्टैब्लिशमेंट से हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं है, अगर अच्छे होते तो हम हुकूमत में होते। तो ऐसे माहौल में आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ वाकई इलेक्शन चाहती है? देखिए, तहरीक इंसाफ ये जो प्रेशर डाल रही है ना, बज़ाहिर उसका कहना ये है कि हम इलेक्शन चाहते हैं, लेकिन ये सारा प्रेशर वो इलेक्शन के लिए नहीं डाल रहे हैं। उनको अच्छी तरह पता है कि इलेक्शन इस साल में नहीं हो सकता, इसलिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वाज़ेह तौर पे कह चुका है। जब इमरान खान साहब खुद वज़ीर आज़म थे तभी इलेक्शन कमीशन ने उनको बता दिया था कि इलेक्शन कम अज़ कम 4 महीने से पहले नहीं हो सकता। ये जो तहरीक इंसाफ प्रेशर डाल रही है उसकी 2 रीजंस हैं। जो मेन रीजन है वो ये है कि इमरान खान साहब की पार्टी शुरू होने वाली है। वो जो पार्टी कहते हैं ना कि पार्टी तो अभी शुरू हुई है, तो उनकी पार्टी शुरू होने वाली है। और आज हमजा शहबाज ने हलफ उठा लिया है। अब पंजाब जो है वहाँ पे मुस्लिम लीग नून की हुकूमत कायम हो गई है। और फिर जो मस्जिद नबी की तौहीन का वाकया हुआ है, उससे भी इमरान खान साहब के बारे में जो पहले लग रहा था कि उनकी बहुत वेव आ गई है, तो वो कुछ नीचे भी चली गई है। तो अब मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है मरकज में और पंजाब में, वो इमरान खान साहब के साथ वही कुछ करेगी जो पहले इमरान खान साहब
शहबाज शरीफ साहब के साथ और राना सनाउल्लाह साहब के साथ, एहसन इकबाल के साथ, शाहिद खाकान अब्बासी साहब के साथ कर रहे थे। तो वो मुझे लगता है कि टिट फॉर टैट का एक सिलसिला शुरू होने वाला है। पहले जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी है वो मातम करती थी, रोती थी, पीटती थी कि हमारे सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, नैब नियाजी गठजोड़ है। अब मेरा ख्याल है रोने पीटने की बारी जो है वो तहरीक इंसाफ की होगी, इन पर मुकदमे बनेंगे, इनके लोग गिरफ्तार होंगे, वो कहेंगे कि ये नैब और शहबाज शरीफ का गठजोड़ है। तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब इन मुकदमात से बचने के लिए प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं। और दूसरी चीज जो मैंने पहले भी आपको अर्ज किया कि उनको लगता ही है कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत इक़्तिदार संभालने के फौरन बाद जो बजट बनाएगी, तो बजट वो जो है वो अवाम पे अच्छा बजट नहीं होगा, तो उसका वो सियासी फायदा उठाना चाह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक और इसके बाद हम मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मस्जिद नबी में 2 रोज पहले जो अफसोसनाक वाकया पेश आया उस पर हर तबका मुजम्मत कर रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद रहनुमाओं की तरफ से भी इस पर अफसोस का इजहार किया गया है, मगर लोगों के दबाव के बावजूद इमरान खान इस अहम मसले पर पहले खामोश थे। लेकिन कल रात इमरान खान ने निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया, जिसमें इमरान खान ने इसका जिम्मेदार अपने मुखालफिन को करार देते हुए वाजे किया कि वो इतनी मुकद्दस जगह पर किसी को आवाज़ें कसने की हिदायत देने का सोच भी नहीं सकते। कोई भी शख्स जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करता हो वो ऐसा सोच भी नहीं सकता। मैं कभी भी उस मुकद्दस जगह में सोच नहीं सकता कि किसी को मैं कहूँ कि किसी को आवाज़ें लगाएं। ये किसी भी, मुझे छोड़ें, कोई भी जो प्यार करता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, वो सोच भी नहीं सकता। ये जो हुआ है ये इनके अपने अमाल की वजह से है। इन्होंने जिस तरह एक बैरूनी साजिश का हिस्सा बन के गवर्नमेंट को गिराया, यह एक अवाम का रद्द अमल है। इमरान खान कह रहे थे कि वो किसी को ऐसी हरकत करने की हिदायत देने का सोच भी नहीं सकते, लेकिन जो कुछ हुआ वो उन लोगों के अपने अमाल का नतीजा है और ये लोग जहां भी जाएंगे इनके साथ यही सब होगा। इमरान खान ने इस वाक़ये की खुल के मजम्मत नहीं की और ना ही लोगों को यह हिदायत दी कि वो मुकद्दस मकामात पर इस किस्म की हरकतों से बाज रहे। मस्जिद नबी में जो हुआ वो नामुनासिब था, काबिल मजम्मत था, अफसोसनाक था और बाइसे शर्म था, क्योंकि एहतजाज का तरीका, मकाम और अल्फाज का चुनाव दुरुस्त नहीं था। हमें माशरे और अवाम को इस मामले पर एजुकेट करने की ज़रूरत है कि एहतजाज हर किसी का हक है, मगर अवामी मकामात पर आवाज़ें कसना, मारपीट करना, मुकद्दस मकामात पर पीछे पड़ के हरासा करना और मुग़लज़ात बकना एहतजाज नहीं बल्कि काबिल मजम्मत अमल है। लेकिन हमें इस वाक़े को बुनियाद बनाकर मजहबी जज्बात इस तरीके से उभारने की कोशिश नहीं करनी चाहिए जो किसी और पुरतशद्दुद वाक़े की वजह बने। 2 रोज़ पहले के वाक़े से कतर नज़र हमें यह भी समझने की ज़रूरत है कि मस्जिद नबी में किसी सियासी सरगर्मी या सियासी नारे को तौहीन मज़हब से जोड़ना दुरुस्त नहीं है। मदीना वो शहर है जहाँ पहली इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी गई। मस्जिद नबी वो जगह थी जहां रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा तमाम सियासी और रियासती फैसले करते थे। मस्जिद में खड़े होकर ही एक आम शहरी ने हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ज्यादा कपड़े लेने का हिसाब मांगा था। इसलिए मस्जिद नबी में सियासी अमल या एहतजाज गलत नहीं बल्कि तरीक़ेकार और अल्फाज का चुनाव गलत हो सकता है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।